हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनरेगा अधिनियम 2005, एक रोज़गार गारंटी कानून के बारे में, जो केंद्र सरकार की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को लागू किया जाता है। पिछली क्लास में हमने देखा कि अगर आपको रोज़गार के तहत इस मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत रोज़गार की मांग किए जाने पर रोज़गार नहीं मिलने पर आपको बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है। उसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। उसका थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। रोज़गार नहीं मिलने पर बेरोज़गारी भत्ते का क्या प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार बेरोज़गारी भत्ता नियम 2013 के प्रावधानों के तहत आपका छत्तीसगढ़ में 15 दिनों के भीतर रोज़गार नहीं मिलने पर 16वें दिन से 25% बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है तथा 1 महीना उपरांत दैनिक मजदूरी दर का 50% बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है। मातृत्व भत्ता के रूप में 1 महीने की मजदूरी का प्रावधान है, बशर्ते महिला द्वारा विगत 12 माह में न्यूनतम 50 दिन का कार्य किया गया हो। बेरोज़गारी भत्ता किन कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है। तो बेरोज़गारी भत्ता निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति या परिवार कार्य को स्वीकार नहीं करता है, 15 दिनों के भीतर कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है या बिना पूर्वानुमति किसी माह में 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो उस परिस्थिति में वह 3 माह की अवधि के लिए बेरोज़गारी भत्ता दावे का हकदार नहीं होगा, हालांकि वह किसी भी समय रोज़गार मांगने के लिए पात्र होगा। एक व्यक्ति वर्ष में कितने दिन का रोज़गार पा सकता है। तो एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिनों का रोज़गार दिया जाता है और उसे परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के बीच विभाजित किया जाता है। कार्य की अवधि लगातार 14 दिन होगी, किंतु सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। महिलाओं को रोज़गार हेतु प्राथमिकता में रखा जाएगा और उनकी 1/3 भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। चलिए अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मजदूरी का भुगतान कब किया जाएगा। तो मजदूरी का भुगतान जो है प्रति सप्ताह या किसी भी परिस्थिति में काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति या परिवार के बचत खाते में किसी भी बैंक या डाकघर के भुगतान किया जाता है। इस मजदूरी दर का भुगतान जो है आपका ऑनलाइन किया जाता है। नगद रूप में मजदूरी दर का भुगतान नहीं किया जाता। मजदूरी दर का भुगतान आपको नगद रूप में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति ना दी गई हो। आईएपी जिलों जैसे कि सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार नगद मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था की गई है। या जिनके पास आधार कार्ड है, डीबीटी के माध्यम से उनको भुगतान किया जाता है ताकि किसी प्रकार से भुगतान में विलंब ना हो। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष मजदूरी दर का निर्धारण किया जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार चाहें तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी दर से अधिक मजदूरी दर प्रदान कर सकते हैं, किंतु उस परिस्थिति में राज्य सरकार को अतिरिक्त मजदूरी दर का भुगतान स्वयं करना होगा। मजदूरी भुगतान लंबित होने की स्थिति में मुआवजे का क्या प्रावधान है। तो मुआवजे का प्रावधान 20 दिसंबर 2013 से किया गया है। तो बेरोजगारी भत्ते का जो प्रावधान है और मुआवजे का जो प्रावधान है वह वर्ष 2013 से किया गया है। 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान न किए जाने पर आपको 16वें दिन से प्रतिदिन वैधानिक मजदूरी दर का 0.05% की दर से मुआवजे का प्रावधान होगा। जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी को लंबित मजदूरी भुगतान की गणना एवं अनुशंसा की जिम्मेदारी दी गई है। प्राकृतिक आपदा या ऐसी परिस्थितियां जो नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर मुआवजे का प्रावधान नहीं होगा।
मनरेगा में किस प्रकार का काम दिया जाता है? तो मनरेगा में स्थायी संपत्तियों के सृजन जैसे कार्य दिए जाते हैं जो ग्रामीणों की आजीविका आधार को मजबूत बनाते हैं। मनरेगा के तहत आपका प्राकृतिक संसाधन से संबंधित लोक निर्माण, दुर्बल वर्ग के लिए आस्तियों का निर्माण, NRLM स्व सहायता समूह के लिए सामान्य अधोसंरचना, ग्रामीण अधोसंरचना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। मनरेगा में ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादन की अनुमति नहीं है, साथ ही मशीनों का प्रयोग भी वर्जित है। विशेष परिस्थितियों में आपका मशीनों के उपयोग की अनुमति दी जाती है। कार्यों के निष्पादन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिश के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में शुरू किए जाने वाले कार्यों की पहचान करेगा और इन कार्यों के निष्पादन व पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। मनरेगा अधिनियम के तहत शामिल क्रियाकलाप। मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं या किए जाते हैं? तो जल संरक्षण, जल संग्रहण पर ध्यान दिया जाता है। सूखा बचाव, वन रोपण, वृक्षारोपण जैसे कार्य कराए जाते हैं। सिंचाई नहरों के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय की भूमि या भूमि सुधार के लाभभोगी की भूमि या आवास योजना के लाभभोगी परिवार के सदस्यों की भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था किया जाता है। परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं प्रभावित क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था, 12मासी सड़क की सुविधा, सड़क निर्माण में जहां कभी भी आवश्यक हो वहां पर पुलिया का निर्माण करना, राज्य सरकार से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई कार्य भी कराए जाते हैं। मनरेगा योजना के तहत यदि व्यक्ति या संबंधित परिवार को किसी प्रकार की शिकायत है तो वह ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 के तहत जिला स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या संबंधित वेबसाइट पर जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। ई मास्टर रोल, पारदर्शिता हेतु ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जाता है। यह मास्टर रोल की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है जिसका उद्देश्य मास्टर रोल की डिजिटल कॉपी रखना और डेटा में हेराफेरी रोकना है। मास्टर रोल के तहत श्रमिकों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है। सामाजिक अंकेक्षण। मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17 में सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख है। मनरेगा के कार्यों की सामाजिक अंकेक्षण के लिए सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 लागू है। मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों का अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण प्रति 6 माह किया जाता है, अर्थात वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से कराया जाना निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता हेतु राज्य में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। लोकपाल। मनरेगा की धारा 27 के तहत योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए राज्य में 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। राज्य के सभी 33 जिलों को 17 प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकपाल द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील करने हेतु राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद। अधिनियम की धारा 12 के तहत राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद में शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त 6 अतिरिक्त शासकीय सदस्यों को नामांकित किया गया है। परिषद के नामांकित सदस्यों में न्यूनतम 1/3 महिला सदस्य होते हैं। यह परिषद राज्य स्तर पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शीर्षस्थ संस्था है। राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति। सचिव स्तरीय समिति। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिव स्तरीय समिति का गठन करते हैं। और प्रशासनिक अमलों की बात करें तो राज्य स्तर पर आयुक्त एवं अपर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। जिला स्तर पर जो प्रमुख होता है वह जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर होता है। आपका अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होता है। विकासखंड स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी होता है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाती है। BFT प्रणाली, बेयरफुट टेक्नीशियन, इस प्रणाली के अंतर्गत आपका बेयरफुट टेक्नीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण देकर उनसे काम लिया जाता है। वे क्या करते हैं तो कार्यों का चिन्हांकन कर उनका लेआउट तैयार करते हैं, किए गए कार्यों की माप करते हैं और उसको माप पुस्तिका में दर्ज करते हैं। BFT चयन के लिए पात्रता क्या होती है तो वह सक्रिय कामगार परिवारों में से एक होना चाहिए। वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत 2 वित्तीय वर्ष में कार्य किया हुआ होना चाहिए। न्यूनतम 10वीं पास हो और उसका नाम परिवार के जॉब कार्ड में होना चाहिए। यहाँ पर कुछ शब्द बाय मिस्टेक लिखे गए हैं, जैसे कि वह सक्रिय कामगार परिवार में से एक होना चाहिए। वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत, ये रहेगा विगत, ठीक है। तो विगत 2 वित्तीय वर्ष में कार्य किया हुआ होना चाहिए। उसी प्रकार से इन BFT प्रणाली के में कुछ लाइन जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि इस प्रणाली के अंतर्गत बेयरफुट, ये बरफुट नहीं बेयरफुट है, तकनीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण देकर काम लिया जा रहा है। इनका कार्य क्या होता है, कार्यों का चिन्ह का नहीं है, चिन्हांकित कर लेआउट करना होता है, किए गए कार्यों का माप करना एवं माप पुस्तिका नहीं, वो क्या है आपका माप पुस्तिका, तो माप पुस्तिका में दर्ज करना होता है। तो इस प्रकार से है BFT प्रणाली, BFT चयन के लिए पात्रता। जन मनरेगा ऐप, भारत सरकार द्वारा आम लोगों के लिए मनरेगा की मूलभूत जानकारी एवं इसके अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे देश भर के आम लोग इस ऐप में देख सकते हैं। दूसरा है जियो मनरेगा, इस योजना की बेहतरीन क्रियान्वयन, निगरानी और पारदर्शिता के लिए 16-17 से जियो मनरेगा नामक पहल शुरू की गई, जिसमें मनरेगा के तहत अर्जित की गई सभी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक 5.20 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों को जियो टैग करके पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जा चुका है। मनरेगा के तहत सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए वित्त पोषण का अनुपात 75:25 है। योजना अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री मद में राशि का अनुपात 60:40 है। सिक्योर सॉफ्टवेयर का एस्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसे विशेष रूप से मनरेगा कार्यों के अनुमान हेतु बनाया गया है। इस प्रकार से यह आपकी एक मनरेगा योजना है जिसका हमने अध्ययन किया। अगली क्लास में हम मनरेगा की पूरी डिटेल्स एक बार फिर से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से योजना को पूरे देश में लागू किया गया। पहले चरण में राज्य से कितने जिले शामिल थे, दूसरे चरण में आपका राज्य से कितने जिले शामिल थे, और किस प्रकार से तीसरे चरण में इसे पूरे देश में लागू किया गया, कितने रुपए मजदूरी होती है, बेरोजगारी भत्ते का क्या प्रावधान होता है, आपका मुआवजे का क्या प्रावधान होता है, दुर्घटना, जॉब कार्ड, इन सब के बारे में अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसका क्विक रिवीजन करेंगे।